डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा कुंजला जोधपुर, आज की बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी के बारे में, और इसमें फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी में हम अभी तक पढ़ चुके हैं विभिन्न मत जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूणिकी की शाखाओं के बारे में। तो पहली शाखा है डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, या इसको हम कहेंगे वर्णनात्मक भ्रूणिकी। इस शाखा में ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रेक्षण और उसका वर्णन किया जाता है। और यह भ्रूणिकी की सबसे पुरानी शाखा है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि अरस्तु ने मुर्गी के अंडे में उपस्थित भ्रूण का अध्ययन करते वक्त सबसे पहले एम्ब्रियोन शब्द काम में लिया था, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो शुरुआत में भ्रूणिकी जो थी वो डिस्क्रिप्टिव रूप में थी। सेकंड है ब्रांच इसकी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, या इसको डेवलपमेंटल मैकेनिक्स, या इसको कैजुअल एम्ब्रियोलॉजी, या इसको एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। यह शाखा जो है परिवर्धन अवस्थाओं के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही पता है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है। इसके द्वारा मूलभूत परिवर्धन कार्य प्रणाली को समझने में सहायता मिलती है, और इसको मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, आधुनिक भ्रूणिकी भी कहा जाता है। इस शाखा को डेवलपमेंटल मैकेनिक्स, कैजुअल एम्ब्रियोलॉजी, एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इस शाखा के द्वारा ग्रेडियंट थ्योरी, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि इस शाखा के द्वारा प्रवणता के सिद्धांत, निषेचन, विदलन, गैस्ट्रुला भवन, भ्रूणीय प्रेरण, निर्धारण तथा विभेदन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है। विल्हेम रॉक्स को इस शाखा का मुख्य जनक माना जाता है, या इनको पायोनियर ऑफ दिस रीजन माना जाता है। थर्ड है केमिकल और फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी, यानी रसायन भ्रूणिकी। इस शाखा में डेवलप हो रहे भ्रूण के विभिन्न पहलुओं का मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने के लिए, यानी आणविक स्तर पर अध्ययन करने के लिए विभिन्न जैसे कि बायोकेमिकल, बायोफिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी जैव रासायनिकी, जैव भौतिकी और कार्यकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी या बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, और नीदम को इस शाखा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है टेराटोलॉजी। इस शाखा में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ जैसे फोकोमेलिया, स्पाइना बाइफिडा, एनेन्सिफेली, एक्ट्रोमेलिया आदि का अध्ययन किया जाता है, और यहाँ पर विकृति लाने वाले पदार्थ को टेराटोजीन्स कहते हैं। लास्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी। इसमें केवल भ्रूणोद्भव का ही नहीं, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ही नहीं, बल्कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा इसमें होने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे कैंसर, कायांतरण या रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस, उत्तक मरम्मत या टिश्यू रिपेयर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से
एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचेज जो है डेस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, केमिकल, टेराटोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और इसके अलावा एक ब्रांच का मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, वो है कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। इसमें अलग अलग वंशों के प्राणियों के भ्रूणीय अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार का अध्ययन इवोल्यूशन और स्पेसिएशन को समझाने में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, परिवर्धन, जैविकी एवं मानव कल्याण। तो परिवर्तन, जैविकी, मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, इसमें फर्स्ट है टीरेटोजेनेसिस। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि मानव भ्रूण में कई बार जन्मजात विकृतियां उपस्थित होती है और विकृति लाने वाले कारक को टेराटोजेंस कहते हैं। मनुष्यों में 2 to 3% चाइल्ड जो है उनमें विकृति उपस्थित होती है और यह दोष जो है आनुवंशिक अथवा भ्रूण के पर्यावरण में किसी टेराटोजन के उपस्थित होने के कारण होता है। यह पाया गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज यदि कुछ औषधियाँ या मेडिसिन्स को ले तो ये मेडिसिन्स उसके गर्भ में, उसके यूटेरस में विकसित हो रहे एम्ब्रियो को विकृत बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी जर्मनी में 1960 के दशक में थैलिडोमाइड औषधि के प्रयोग के बाद में बिना भुजाओं वाले बच्चे, यानी कि चाइल्ड विदाउट आर्म्स, या इस कंडीशन को एक्ट्रोमेलिया कहते हैं, अथवा कम विकसित भुजाओं वाले बच्चे, इस कंडीशन को फोकोमेलिया कहते हैं, पैदा हुए थे। तो किस प्रकार से एक दर्दनाशक दवा थैलिडोमाइड के प्रयोग से बच्चों के अंगों में विकृति उत्पन्न हो गई। अन्य विरूपक का कार्य करने वाले फैक्टर्स जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सिगरेट, एल्कोहल, मॉर्फिन तथा हेरोइन है। अनेक संक्रामक रोग जनक जैसे रूबेला, सिफिलिस, पोलियो वायरस आदि प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं। इसके कारण कलर ब्लाइंडनेस या डीफनेस के लक्षण पैदा हो जाते हैं, यानी कि वर्णांधता हो जाती है या बहरेपन के लक्षण पैदा हो जाते हैं। गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में संक्रमित आलू का सेवन करने से स्पाइना बाइफिडा तथा एनेन्सेफेली युक्त बच्चे पैदा होते हैं। आज मानव द्वारा निर्मित अनेक विरूपक औषधियों के रूप में, विकिरणों के रूप में, पॉल्यूटेंट्स के रूप में वातावरण में उपस्थित है। अतः नई औषधियों के प्रचलन से पहले इनका विभिन्न तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सेकंड है कैंसर। मनुष्य में तंत्रिका कोशिका को छोड़ करके, यानी नर्व सेल को छोड़ करके सभी सेल्स में डिवीजन होता रहता है। जैसे कि बोन सेल्स जो हैं वो 15 से 20 वर्ष के बाद में, लीवर सेल्स 8 मंथ्स के बाद में, किडनी सेल्स 3 वीक्स के बाद में, इंटेस्टाइनल सेल्स 5 डेज के बाद में नई कोशिकाओं के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। इस प्रकार नई कोशिकाओं के निर्माण तथा कोशिका की मृत्यु के मध्य एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, एक साम्य बना रहता है। यदि कोशिका के निर्माण की दर कोशिका की मृत्यु दर से अधिक हो, यानी कि बनने की प्रक्रिया जो है वो डेथ रेट से अधिक हो, तो यह कैंसर का रूप ले लेती है। विभिन्न बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। सभी प्रकार के कैंसर का उपचार संभव है यदि इनके मल्टीप्लिकेशन रेट को कंट्रोल कर लिया जाए। थर्ड है रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियोलॉजी रिप्रोडक्शन क्रिया से भी संबंधित है। इसके द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और ईटी के द्वारा संतान विहीन दंपति को संतान सुख की प्राप्ति संभव हो सकी है। आजकल आधुनिक तकनीकी के द्वारा हार्मोन का इंजेक्शन देकर के ओव्यूलेशन की दर को बढ़ाया जाता है और इस घटना को सुपर ओव्यूलेशन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में सन 1979 में एक गाय में सुपर ओव्यूलेशन कराया गया और उसके ओव्यूल्स को फर्टिलाइज कराया गया और एम्ब्रियो को सेपरेट करके दूसरी फीमेल्स में ट्रांसप्लांट किया गया। इस विधि के द्वारा एक ही गाय के द्वारा 89 बच्चे एक वर्ष में प्राप्त किए गए। तो इस प्रकार से सुपर ओव्यूलेशन के द्वारा अधिक संख्या में जंतुओं की उत्पत्ति की जा सकती है। इसी प्रकार से उनकी उन्नत नस्ल और अधिक उत्पाद देने वाले पशु भी प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। जीरोंटोलॉजी। तो एजिंग की प्रक्रिया जो है आयु या समय के साथ में जीवों में होने वाले परिवर्तन एजिंग या काल प्रभावन कहलाते हैं। यह पाया गया है कि तीव्र विभाजित होने वाली यानी जो जिसमें डिवीजन फास्ट होता है और अनडिफ्रेंशिएटेड या लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में एजिंग का प्रोसेस जो है वो धीमी होती है या उसका प्रभाव कम होता है, जबकि स्पेसिफिक सेल्स जिनमें कि डिवीजन जो है नहीं होता है या बहुत कम होता है और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स या विभाजित न होने वाली कोशिकाओं में इसका प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था अभी नर्वस सिस्टम की सेल्स जिनमें कि डिवीजन नहीं पाया जाता है तो उनमें एजिंग का इफेक्ट जो है जरण का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अतः एजिंग से संबंधित विभिन्न पहलू एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा हल हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोनिंग। इस तकनीक के द्वारा किसी भी प्राणी की फोटोकॉपी या वैसी की वैसी प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में वयस्क प्राणी की कोशिका के केंद्रक को माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा जनन कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। उसको एग के न्यूक्लियस के साथ में रिप्लेस किया जाता है। इस प्रकार डिफ्रेंशिएटेड न्यूक्लियस को अनडिफ्रेंशिएटेड साइटोप्लाज्म प्रदान किया जाता है और इसके द्वारा इयान विल्मुंट ने रोजलिन इंस्टीट्यूट के इयान विल्मुंट ने डॉली नामक भेड़ को क्लोनिंग तकनीक के द्वारा प्राप्त किया और उसके बाद में कई सारे एनिमल्स में क्लोनिंग के द्वारा नए प्राणी बनाए गए। लास्ट है पेस्ट कंट्रोल। परिवर्धन अध्ययनों के द्वारा यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी के द्वारा विभिन्न रोग कारक पेस्ट का नियंत्रण संभव हो सका है। अब पेस्ट किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो कि हमारी कृषि उपजों को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं और उसके द्वारा हमें इकोनॉमिक लॉस हो, हमें वित्त संबंधी नुकसान हो। तो ऐसे जीवों को पेस्ट कहते हैं या उनको पीड़क कहते हैं। तो इनका जो कंट्रोल है वो इनके भ्रूणीय अवस्थाओं के इसके परिवर्धन अध्ययनों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मलेरिया परजीवी पर नियंत्रण इसके जीवन चक्र के अध्ययन के पश्चात ही संभव हो सका है, क्योंकि यह मच्छर के द्वारा फैलता है। आप जानते हैं कि मादा एनोफेलिज के द्वारा मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम यह फैलता है। तो मच्छर के लार्वा को गैम्बूसिया नामक मछली खाती है
तो इस प्रकार से गैम्बूसिया मछली के द्वारा हम मलेरिया परजीवी का बायो कंट्रोल कर सकते हैं। और भ्रूणीय अवस्थाओं में इसका कंट्रोल हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था जो है वो वयस्क की तुलना में नियंत्रक कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। तो इस प्रकार से पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बहुत अधिक योगदान है। इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे प्राणिकी या बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।